हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 800 प्लस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ का चौथा क्लास करवाने वाला हूँ। इसके 3 क्लास मैंने आपको करवा दिए हैं, मतलब कि आपको 8 तिया 24 240 क्वेश्चंस करवा दिए। मैं हर एक क्लास में आपको 80 क्वेश्चंस करवाता हूं और कुल आपके 10 क्लास होंगे तो आपके 800 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये 800 क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से लिए गए क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपसे लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक एक प्रश्नों को रट जाइए। 100% जो आपका 2024 का एनुअल सोशल साइंस का एग्जाम होगा वह आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अगर इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस नए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। ये क्वेश्चंस का आंसर सहित अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इसके अन्य क्लास के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, मतलब इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो रक्त एवं लोक की नीति का जो अवलंबन किया गया था वह किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बीस्मार्क ने, या फिर विलियम प्रथम ने? तो जो रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किया था वह बीस्मार्क ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन बीस्मार्क ने किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? जो यूरोप में रहने वाले लोग थे उन लोगों के लिए ऐसा कौन सा देश था जिस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान देश का। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन को आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वार एंड पीस है यह किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टोल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, या फिर एजेलेंस की? तो जो वार एंड पीस रचना है इसकी जो रचनाकार है वह लियो टोल्स्टॉय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार एंड पीस जो पुस्तक है वह लियो टोल्स्टॉय की रचना है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? अर्थात मार्च 1946 ईस्वी में एक फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, तो उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो वियतनाम और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? 1916 में, 18 में, 20 में, या फिर 1922 ईस्वी में? तो जो लखनऊ समझौता हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद के अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजापुर, या फिर दिसंबर 1920 नागपुर? तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अधिवेशन में हुआ था जो कांग्रेस के, वह अधिवेशन का नाम था दिसंबर 1920 नागपुर। मतलब इसी अधिवेशन के दिन कांग्रेस में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिसंबर 1920 नागपुर। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने टिस्को की अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1854 में, 1907 में, 1915 में, या फिर 1923 ईस्वी में? तो जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है?
तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ रहती है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में। तो जो जनसंख्या का घनत्व होता है वह सबसे अधिक महानगर में होता है, क्योंकि महानगर बड़ा होता है और उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, अर्थात उसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानगर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? जो गिरमिटिया मजदूर थे वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपको अच्छे से याद रखना है कि जो गिरमिटिया मजदूर है वे बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फिर इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? जो भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना अवस्थित किया गया था वह कहाँ किया गया था? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या फिर पटना में? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है, तेल को रिफाइन करने वाला कारखाना है, वह सबसे पहले बरौनी में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है। बाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह जो बाखड़ नांगल परियोजना है यह किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर या फिर व्यास नदी पर? तो यह जो बाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पर बनाई है, सतलज नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ताप विद्युत केंद्र कहाँ का उदाहरण है? जो ताप विद्युत केंद्र है वह कहाँ का, ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वह कौन है? गया, बरौनी, समस्तीपुर या फिर कटिहार? अर्थात इन चारों जिलों में से, ये चारों के चारों बिहार के जिला है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो है वह कहाँ है? गया में, बरौनी में, समस्तीपुर में या फिर कटिहार में? तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वह बरौनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी। और प्रथम तेल शोधक कारखाना भी था वह भी बरौनी में स्थापित हुआ था, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में? तो मैंग्रोव्स का जो सबसे अधिक विस्तार है वह सुंदरवन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50। कितने प्रकार के नहीं, कितने प्रतिशत खनिज पाए जाते हैं? 50%, 100%, 150% या फिर 200%? तो भारत में जो लगभग खनिज पाए जाते हैं वे 150% पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में लगभग 150% के खनिज पाए जाते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? अर्थात भारत की ऐसी कितनी जनसंख्या है जो कि कृषि कार्य में लगी हुई है? 1/3, 2/3, 1/4 या फिर 3/4? तो भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/3 भारत की जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? चीनी, अरेबिका, ब्राज़ीलियन या फिर अमेरिकन? तो ये कॉफ़ी की प्रकार है और पूछा जा रहा है कि भारत में इनमें से कौन सी कॉफ़ी की खेती की जाती है, कौन सी कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। सर्वनिम्न चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? लखनऊ, पटना, गांधीनगर या फिर चेन्नई? तो सर्वनिम्न चतुर्भुज महामार्ग से जो संबंधित नगर है वह चेन्नई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वनिम्न चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर चेन्नई है। चूना पत्थर के उद्योग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने थोड़ा गलत पढ़ दिया क्वेश्चन को, यहाँ उद्योग ने उपयोग है कि जो चूना पत्थर का उपयोग होता है वह मुख्य रूप से किस उपयोग में किया जाता है? तो चूना पत्थर जो होता है उसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। बिहार ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? जो बिहार का ग्रैंड ट्रक रोड है उसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वह क्या है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आपको अच्छे से याद रखना है, बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वह 2 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज संस्थाएं में? तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह पंचायती राज संस्थाओं में है। जब हम
अलैंगिक, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष दोनों के बीच जैविक अंतर से, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मताधिकार अधिकार का नहीं मिलना। तो जब लैंगिक जनन की विभाजन की बात किया जाता है तो हमारा अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैंगिक विभाजन की बात किया जाए तो समाज स्त्रियों द्वारा पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है 40%, 55%, 50% या फिर 60%। तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि महिलाओं को आरक्षण जो मिलता है वह बिहार पंचायती राज में मिलता है, पंचायती राज संस्थाओं में, तो उसको कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? तो उस पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को कुल 50% आरक्षण मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50%। दलित पैंथर्स कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? यह एक दलित पैंथर्स कार्यक्रम का नाम है। पूछा जा रहा है कि इनमें कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का संगठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, या फिर औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। तो जो दलित पैंथर है उस दलित पैंथर्स में औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति का कोई भी संबंध नहीं है। जाति प्रथा का उन्मूलन है, दलित सेना का संगठन भी है, और भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दलित पैंथर्स कार्यक्रम में औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति की कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जो बोलिविया है उसमें जनसंघर्ष का जो कारण था वह क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि के कारण वहाँ जनसंघर्ष हुआ था, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या फिर जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि हो गया था। तो बोलिविया में जनसंघर्ष होने का कारण सिर्फ यही था क्योंकि वहाँ जो पानी थी उस पानी की कीमत को बढ़ा दिया गया था, पानी की कीमत में वृद्धि की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। राजनीतिक दल का आशय, मतलब राजनीतिक दल का आशय किससे है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, या फिर किसानों के समूह से? तो राजनीतिक दल का आशय सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के समूह से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, समान अवसर देता है, असमान अवसर देता है, क्षणिक अवसर देता है, समान अवसर को देता है, या फिर उपयुक्त तीनों देता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। यहाँ को नहीं होना चाहिए, सिर्फ समान अवसर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, या फिर 95 करोड़? तो जो हमारा नया सर्वेक्षण हुआ है, जो नया वर्ल्ड सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अनुसार जो भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है वह 71 करोड़ है। मतलब कि भारत में रहने वाले कुल 71 करोड़ जनसंख्या मत देती है, वोट देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या 71 करोड़ है। लोकतंत्र की सफलता जो है निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो लोकतंत्र में सफलता सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर रक्षा मंत्री? तो योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और यह क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया, बढ़ता गया, स्थिर है, या फिर ये सभी के सभी कथन गलत हैं? तो भारतीय संदर्भ में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था वह आज़ादी के बाद धीरे धीरे घटता चला गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था वह कब लगाया था? 1868 ईस्वी में, 67 में, 1869 में, या फिर 1968 ईस्वी में? तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वह 1868 ईस्वी में ही लगा लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था। चेक है एक प्रकार की मुद्रा है। जो चेक है यह किस प्रकार की मुद्रा है? एक साख प्रकार की मुद्रा है, ऋण मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा है, या फिर मिश्रित मुद्रा है? तो जो चेक है यह एक प्रकार की ऐसी मुद्रा है, मतलब कि साख मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साख। चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है।
एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। जो एटीएम होता है, जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, उससे पैसे कब निकाले जा सकते हैं? 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे या फिर 9 घंटे। तो आप अच्छे से जानते हैं इन टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट। आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि जो एटीएम होता है उससे आप 24 घंटे में से कभी भी किसी भी टाइम जाकर पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एटीएम 24 घंटे चालू रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 24 घंटे। भारत की वित्तीय राजधानी मीन्स फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को या फिर बेंगलोर को? तो जो भारत का वर्तमान राजधानी है वह तो दिल्ली है, लेकिन पूछा जा रहा है वित्तीय राजधानी। तो यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसका बहुत बच्चे गलत आंसर दे देते हैं, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत की जो वित्तीय राजधानी थी वह मुंबई थी और भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली है। तो फाइनेंशियल कैपिटल अगर आपको पूछा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई थी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? जो सहकारिता प्रांतीय सरकार थी उन सरकारों का जो हस्तांतरित विषय बनी थी वह कब बनी थी? 1929 ईस्वी में, 19 में, 1918 में या फिर 1914 ईस्वी में? तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का जो हस्तांतरित विषय बना था वह 1918 ईस्वी में बना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के परस्पर है, एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के विरोधी या फिर उपयुक्त तो तीनों है? तो जो रोजगार है यह एक ऐसा सेवा है जो एक दूसरे के परस्पर है, एक दूसरे के बिना रोजगार नहीं मिल सकती है और यह इस प्रकार का सेवा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोजगार एक सेवा एक दूसरे की है परस्पर। वैश्वीकरण का अर्थ है, मतलब जो वैश्वीकरण है इसका क्या अर्थ होता है? विदेशी पूंजी एवं विनिमय का योग, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश का अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का अर्थ सिर्फ यही होता है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना ही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक व्यवस्था के साथ समन्वय। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम में आएगा, तो अपने माइंड के अनुसार दे दीजिएगा। पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आपदा है जो कि मानव जनित आपदा है, अर्थात प्राकृतिक आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगे मानव ही करते हैं, आतंकवाद मानव ही करते हैं, महामारी भी मानव ही लाते हैं। तो इनमें से जो सभी के सभी आपदाएं सभी के सभी मानव के द्वारा जनित आपदा ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी मानव जनित आपदा है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात जब स्थल पर कंपन होने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? सुनामी, चक्रवात, भूकंप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब समुद्र तल में कंपन होता है तो उसको तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब स्थल पर कंपन होती है तो उसको भूकंप का नाम दिया जाता है। जमीन हिलने लगती है उसे भूकंप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। स्थल पर होने वाले कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 17 में, 18 में या फिर 1919 ईस्वी में? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो रंपा विद्रोह है 1919 ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 16 में, 18 में, 20 में या फिर 1922 ईस्वी में? तो लखनऊ समझौता भी उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष रंपा विद्रोह हुआ था। तो इसका सही भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में ही लखनऊ समझौता हुआ था। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? अर्थात जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी वह कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? 1929 लाहौर में, 1931 कराची में, 1933 कलकत्ता में या फिर 1937 बेलगांव में? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 लाहौर में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? गुरदयाल सिंह ने 1916 में की थी, चंद्रशेखर आजाद ने 1920 में की थी, लाला हरदयाल ने 1913 में की थी या फिर सोहन सिंह भाकना ने 1918 में की थी? तो यह क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिए कि जो लाला हरदयाल थे उन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी और 1913 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में, दिसंबर 1920 नागपुर में? तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था वह कांग्रेस के दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के दिसंबर 1920 नागपुर वाले अधिवेशन में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जल्दी से आंसर टाइप कीजिए कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह किस तिथि को हुआ था?
13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या फिर 16 अप्रैल 1919। अप्रैल 1919 तो सभी बच्चों को याद रहता है, लेकिन कंफ्यूज भी रहते हैं डेट में, तारीख में कि किस तारीख को हुआ था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर नामक जगह पर हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई थी वह किस यात्रा से और कब शुरू हुई थी? 1920 भुज यात्रा से, 1930 अहमदाबाद यात्रा से, 1930 दांडी यात्रा से या फिर 1930 एल्वा यात्रा से? तो आपको अच्छे से ध्यान में होगा कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा जो नमक कानून को भंग करने के लिए चलाया गया था, उसी दांडी यात्रा के भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का चलाया गया था 1930 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर ने की थी, 1925 में के बी हेडगेवार ने की थी, 1926 में चित्तरंजन दास ने की थी या फिर 1928 में लालचंद ने की थी। तो जो राष्ट्रीय स्वयं लोक सेवक संघ थी, उस संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय संघ सेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? तो के बी हेडगेवार ने की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दी गई थी? जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, तो वह किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान, अहमदाबाद किसान आंदोलन के दौरान, खेड़ा किसान आंदोलन या फिर चंपारण किसान आंदोलन? तो जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही दिया गया था सरदार की उपाधि, और ये सरदार की उपाधि उनको किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 में तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या फिर 1920 जर्मनी? तो 1920 तो सभी जानते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुई थी, और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यह जो सिपाही विद्रोह है किस ईस्वी को हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1885 में या फिर 1887 ईस्वी में? तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे, मतलब प्रथम अध्यक्ष थे, वे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, फिर लाला हरदयाल? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895, 1915 में या फिर 1916 ईस्वी में? तो जो गांधी जी थे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी को की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा या फिर रामकृष्ण परमहंस के द्वारा? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वह राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इससे पहले ही हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और उसी टाइम हमने आपको बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 1825 में, 90 में, 1895 या फिर 1900 ईस्वी में? तो भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यह जो हिंदुस्तान रिव्यू है इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल शक ने या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने? तो यह हिंदुस्तान रिव्यू है इसका प्रकाशन शुरू किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने ही हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक जो थे वे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने ही यह बात कही थी कि वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन
फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? यहाँ फाउंडेशन होना चाहिए था कि जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1848 में, 81 में, 85 में या फिर 1929 ईस्वी में? तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी वह 1929 ईस्वी में ही तो हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, बरदौली में या फिर अहमदाबाद में? तो आप अच्छे जानते हैं कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था वह चंपारण में किया था। जब नील की खेती के जरिए किसानों को, श्रमिकों को शोषण किया जा रहा था तो गांधी जी ने आकर चंपारण में भारत में सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह लागू किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। भारत में गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था वह चंपारण में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने या फिर ए.के. सेन ने? तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी वह एम.एन. राय ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? केसरी का, मराठी का, यंग इंडिया का या फिर बंगाली का? तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो जो महात्मा गांधी जी थे उनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, जो कि राष्ट्रगान के भी लेखक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? जो पूर्ण स्वराज्य दिवस सबसे पहले मनाया गया था भारत में, कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को, 1931 को, 1949 को या फिर 1950 ईस्वी को? तो जो पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था वह 26 जनवरी 1930 के दिन मनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन से आपको 3-4 बातें अच्छे से याद रखना है कि चंपारण आंदोलन किसने किया था? तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का उपयोग किया था? तो चंपारण आंदोलन में किया था। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था। चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नील की खेती को समाप्त करना था। ये सभी कुछ पॉइंट है जो आपको चंपारण आंदोलन से याद रखने हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 ईस्वी में? तो जो चंपारण आंदोलन हुआ था वह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919, 1926 या फिर 1935 के? तो जो 1909 का अधिनियम था उसी के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1909 के अधिनियम के द्वारा। निम्न में से किसे सीमांत गादी या बादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खां को, सर सैयद अहमद खान को, आगा खां को या फिर सलीमुल्लाह खां को? तो जो सीमांत गादी या बादशाह खान कहा जाता है वह खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीमांत गादी या बादशाह खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह का, खोंड विद्रोह का, संथाल विद्रोह का या फिर मोपला विद्रोह का? तो जो अली मुसालियर थे उन्होंने मोपला विद्रोह का विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अली मुसाफिर ने जो विद्रोह किया था और जो नेतृत्व किया था वह मोपला विद्रोह का किया था, मोपला विद्रोह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोपला विद्रोह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1913 में, 1915 में, 1973 में या फिर 1950 ईस्वी में? तो जो महात्मा गांधी थे वे दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से जो भारत वापस लौट कर आए थे वे 1915 ईस्वी में आए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 6 में, 7 में या फिर 1910 ईस्वी में? तो जो मुस्लिम लीग है इस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, मदन मोहन मालवीय ने या फिर चंद्रशेखर ने? तो हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? यह जो स्वराज पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या फिर एनी बेसेंट? तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वे चित्तरंजन दास थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये जो साइमन कमीशन है किस तिथि को भारत आया था? 1 जनवरी 1928 के दिन, 3 फरवरी 1928, 3 मार्च 1928 या फिर 3 अप्रैल 1928 के दिन? तो जो साइमन कमीशन है वह 3 फरवरी 1928 के दिन भारत आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 के दिन भारत आया था। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? यह जो चौरी चौरा कांड था यह कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 के दिन, 5 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1922 या फिर 6 फरवरी 1921? तो यह जो चौरी चौरा कांड है यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 के दिन चौरी चौरा कांड का घटना हुआ था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जो साइमन कमीशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन, लॉर्ड लिटन या फिर मैकडोनाल्ड? तो जो साइमन कमीशन था इस साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे सर जॉनसन साइमन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके नाम से इस कमीशन का नाम रखा गया था। उनका नाम था सर जॉन साइमन और इसीलिए इसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। तो इसके जो अध्यक्ष थे वे सर जॉन साइमन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर जॉन साइमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हमने आपको इससे पहले बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और पूछा जा रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, एओ ह्यूम, मिस ए लेन, ऑक्टोविलियन ह्यूम, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू? तो ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ये तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पूछा जा रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया था? जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने बंगाल विभाजन किस ईस्वी को वापस लिया था? 1905 में, 6 में, 7 में या फिर 1911 ईस्वी में? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में वापस लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मुंबई, कलकत्ता में, फिर चेन्नई में? तो इससे पहले हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? यह एक प्रेस एक्ट का नाम है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो यह किस ईस्वी को पारित हुआ था? 1875 में, 76 में, 1878 में या फिर 1879 ईस्वी में? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1904 में, 5 में, 6 में या फिर 1907 ईस्वी में? तो इससे पहले आपने पढ़ा कि बंगाल विभाजन को वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में, लेकिन यह जो हुआ था वह 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप कमेंट करके अपना फीडबैक भी मुझ तक जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।